हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला मेरा वीडियो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1.9 पहले आप देखें, फिर आप इसको अगर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। डेफिनेशन है इसकी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमने यहाँ पर कोई सरफेस ले लिया और ये सरफेस बना लिया, इसका टोटल सरफेस एरिया एस है पूरे सरफेस का, उसमें छोटा सा पार्ट ले लिया, इसका सरफेस एरिया हो गया हमारा ds, ये ds हो गया। इसके अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो हम इस ds को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो लगाएंगे ds के ऊपर वेक्टर का साइन। तो ये एरो का एक्चुअल डायरेक्शन बाहर की तरफ है, लेकिन ऐसे लाइन नहीं बना सकते, तो हम इसको इस तरीके से एरो बना देते हैं। ये एरो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इस पार्ट का एरिया है, और एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें डायरेक्शन आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आपको इस पूरी शीट से फ्लक्स निकालना है, पूरी शीट से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स हो गया फाई ई इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इस पूरे सरफेस का एरिया एस। अगर इस एरिया को ए से रिप्रेजेंट करा है तो हम ए लिख देंगे, ये स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर लगा दिया यहाँ पर तो वेक्टर फॉर्म हो गई। इस पूरी शीट के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। बता चाहूँ किसी भी सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करते हैं, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, उस सरफेस से दूर जाता हुआ एरो बनाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे की, तो हम क्या लिखेंगे इसको फाई ई के प्लेस पर ई का मैग्नीट्यूड और एस के प्लेस पर एस का मैग्नीट्यूड बिना वेक्टर के लिख रहे हैं, और डॉट हटा दिया, लिख दिया कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कोई भी एंगल हो सकता है ई और एस के बीच में। यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इसके बाद ये देखना है, क्योंकि यहाँ पे तो एरिया वेक्टर दिखा रखा है, लेकिन इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाया है, ये समझना है। जब इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होंगी शीट में या जा रही होंगी तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना एंगल बना रही। तो कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ds। अब क्या होता है, अगर आप कुछ छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स निकालना है कि इस छोटे से पार्ट से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ई के प्लेस पर ई की वैल्यू पर एरिया के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया ds। ये छोटा सा पार्ट हो गया, छोटे पार्ट का एरिया ds है, और अब छोटा सा पार्ट है तो फ्लक्स भी कम पास होगा, भाई पूरा एरिया था तो ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस, जब छोटा एरिया हो गया तो कम इलेक्ट्रिक। अगर यहाँ पूरे से 50 पास हो रही तो मान लिया हमने इससे 20 हो रही, तो कम निकलेगा फ्लक्स, कम इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी, तो हम इसको लिख देंगे डी फाई ई, ये लिख दिया हमने, यानी कि स्मॉल एरिया तो स्मॉल फ्लक्स। डॉट हटाएंगे तो इसमें भी वैसे ही लिखेंगे कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ds। यूनिट बहुत सिंपल है, इसके अकॉर्डिंग समझ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी ये एसआई यूनिट होगी। अब हमारा चार्ज किसी, हमने एक चार्ज ले लिया Q, अब ये चार्ज किसी स्फीयर के अंदर है, किसी स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस r है। अब आपको क्या करना है, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा वो कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस स्फीयर पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब पहले समझना, इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही, हमने ये बना दिया, इससे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन प्रोड्यूस हो रही, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आउटवर्ड इनवर्ड, हर डायरेक्शन में। मैंने पहले ही बताया, जैसे इसको आप समझ सकते हो चार्ज पार्टिकल एक छोटा सा बल्ब हर डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो वैसे ये हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें क्या करना, जो डायरेक्शन चाहिए हम सिर्फ उसमें एक ही लाइन बनाएंगे, क्योंकि उसी से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा या वो कंप्लीट हो जाएगा मतलब। तो हमने इससे प्लस से एक इलेक्ट्रिक लाइन निकलती हुई दिखा दी। अब ये जो हमने आर्क ड्रॉ करा इस तरीके से, ये एक्चुअल में सर्कल ड्रॉ करा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरे पास बॉल है, यहाँ पर ये स्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा है, यहाँ पर इसके सेंटर पे चार्ज रखा है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, तो वो इलेक्ट्रिक लाइन मान लिया हमने
ये हो गया हमारा, ये पेन जो है इलेक्ट्रिक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर डायरेक्शन से निकलेगी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ, लेकिन हमने यहाँ एक बनाया तो उसी की बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं इस सरफेस के एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से, इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बाहर की तरफ जा रहा है, ये ds को रिप्रेजेंट करेगा एरिया वेक्टर को इस सरफेस के। एक चीज आपको समझना है, यहाँ पर ये जो आर्क दिख रहा है ये एक्चुअल में सर्कल है, क्योंकि आप इधर सामने से देखेंगे तो ये आपको सर्कल दिख रहा है, लेकिन मैं जब मैं साइड में करूंगा तो सिर्फ आपको ऐसा एक आर्क दिखेगा ये, क्योंकि बाकी आधा ये जो आगे सर्कल का आधा पार्ट है ये कर्वेचर के इस साइड आ गया। तो आप ये ना समझें कि ये सिर्फ इतना सा आर्क है, ये पूरा सर्कल है, बिल्कुल इस तरीके से साइड से देखें इसे। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर हम ऐसा ही यहाँ बना देते तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाता। अगर ऊपर बना देते, ऊपर कोई भी सरफेस है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उससे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर उससे दूर जाता हुआ बना दो, एक एरो उससे दूर जाता हुआ बना दो, वो सरफेस के एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट किया तो ई वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगा दिया यहाँ पर, इस सरफेस के एरिया वेक्टर को हमने लिख दिया ds। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा उसका फॉर्मूला हो गया हमारा, इस छोटे से पार्ट से E डॉट ds। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है E, और इतने पार्ट का एरिया होगा ये ds, तो इतने से पार्ट से जो फ्लक्स पास होगा वो क्या हो जाएगा d phi e, ये हो गया। लेकिन आपको निकालना है पूरे स्फीयर से कितना पास होगा, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इस लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा phi e इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, e लिखा आपने, डॉट लगाया, ds लिखा एज इट इज उसको लिख दिया, और यहाँ पर क्लोज का साइन इसलिए लिखा है लगाया कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है ये किसी क्लोज सरफेस के अंदर है, और इस क्लोज सरफेस से पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। बात समझना, यहाँ पर ये शीट थी, ये क्लोज सरफेस नहीं था, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन आ रही, मान लो ऐसे एंटर कर जा रही है, तो शीट तो ऐसे ओपन सरफेस हो गई। तो पर इसमें क्या हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही तो वो चार्ज एक क्लोज सरफेस के अंदर है, तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालना है, तो इसलिए क्लोज का साइन लगा दिया। और यहाँ पर लगा देंगे s का मतलब होता है सरफेस एरिया, कितने सरफेस एरिया, यानी कि इस फॉर्मूले से जो ये फ्लक्स निकलेगा ये कितने सरफेस से निकलेगा, क्या आधे स्फीयर की बात कर रहे हैं या पूरे स्फीयर की बात। अगर पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट लगाएंगे, आगे मैं भी कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इस s का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, इस छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा उसको कैसे निकालना है उसके लिए बनाया, फिर इस पूरे स्फीयर से कैसे पास होगा वो निकालेंगे। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं हम गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस भी हैं, और गॉस थ्योरम को यूज करके आप डेरिवेशन करेंगे तो आप गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे समझो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो गॉस थ्योरम क्या है, यहां पर हमने एक फॉर्मूला अपना पहले लिख लिया, phi e इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e ds, ये हमने लिख लिया अभी। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, डेफिनेशन आप ध्यान सुनेंगे और मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लें। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a surface is equals to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface। ये इसकी डेफिनेशन होगी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो समझेंगे। गॉस थ्योरम कहती है कि अगर हमने एक गॉसियन सरफेस, ये हमने जो स्फीयर बना लिया इसको हमने बोल दिया गॉसियन सरफेस, मतलब हमने एक चार्ज लिया, उसके चारों तरफ हमने इमेजिन कर लिया कि एक स्फीयर है, इमेजिन किया एक स्फीयर है, तो वो इमेजिनरी स्फीयर हो गया, तो वो गॉसियन सरफेस हो गया। हम उसके चारों तरफ सिलेंडर भी कंसीडर कर सकते हैं, कहीं पर हम सिलेंडर करेंगे, कहीं पर हम कोई दूसरा क्यूब कंसीडर कर लेंगे, कहीं क्यूबाइड, तो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कब कैसा कंसीडर करेंगे। तो अभी चार्ज है तो उसके चारों तरफ हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, तो उस स्फीयर को बोल दिया हमने गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e इज इक्वल्स टू द
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। जो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है उसको लिख दीजिए। तो आपका क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया आपका गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अगर यूनिट की बात करेंगे तो इससे पहले मैं जो लिखवा चुका हूं वही यूनिट रहेगी, यूनिट में कोई चेंज नहीं आने वाला। आप ये देखें कि जब भी यूनिट की बात करेंगे तो एक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसकी यूनिट वही रहती है। जैसे वर्क डन की बात कर लें तो वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बहुत सारे वर्क डन के फॉर्मूले हैं, लेकिन वहां पर जब हम यूनिट की बात करेंगे तो वो उसकी जूल ही रहेगी। इसीलिए ऐसे फाई का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो गया, फाई का ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना है ये फाई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यूनिट इसकी सेम रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है, हमने जब ये देखा तो हमने एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम इनका राइट हैंड साइड इक्वल रख देते हैं। तो राइट हैंड साइड हमने इक्वल रख दिया तो हमारा फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन, क्लोज साइन, यहाँ पर क्लोज का साइन लगाएं। क्लोज साइन ये बताएगा कि किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही क्लोज सरफेस के लिए यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लोज का साइन लगा रखा है और यहाँ पर डेफिनेशन में बोल रखा है कि टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होगा। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखा बराबर है तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख दिया। तो क्या हो गया, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम की दूसरी फॉर्म हो गई। इस तरीके से हम गॉस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो। अब क्या करेंगे, अब ये तो हमने देखा यहाँ पर कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मूले का, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड हमने इक्वल रख दिया। अब हम इसे चेक करेंगे कि भाई ये एक्चुअल में सही है। तो उसके लिए क्या होता है, हम बोलेंगे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब है ये हमने गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया, ये भी गॉस थ्योरम का फॉर्मूला कहलाता है, ये भी कहलाता है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड हम डिराइव करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो प्रूफ क्या हो गया हमारा, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम में हमने क्या किया, डायग्राम हमारा यही रहेगा। एक डायग्राम बनेगा, डायग्राम देख लिया आपने, क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम। आप इस चीज का ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे, दोनों सेम लाइन में, तो लगता है अरे ये तो 0 नहीं होगा। नहीं, अगर ऐसा है तब भी 0 है, दोनों पैरेलल है तब भी 0 है, ठीक है, इस तरीके से है तब भी 0 है, ये आगे हो जाए तब भी 0 रहेगा, और इस तरीके से ओवरलैप करे तब भी 0 रहेगा। और अगर इस तरीके से एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है तो आप कैसा हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। अगर दोनों ऊपर है, एक इधर जा रहा है एक इधर, ऐसे बना रखें तब भी 180 रहेगा। दोनों बिल्कुल टच है, एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन, तो 180 रहेगा। अब हमने क्या करना, प्रूफ। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, एस ई डॉट डी एस कर दिया हमने, और यहां पर लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो फॉर्मूला था अभी। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करेंगे, प्रूव करेंगे, तो हम यहां लिख देंगे टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, में करते थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वैसे ही तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस एस इक्वल्स टू, अब देखिए बहुत आसान सा, क्लोज इंटीग्रेशन ई के प्लेस पर ई का मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पुट करेंगे, अभी तो बिना वेक्टर के लिख रहे हैं ना हम, तो हम बोलते हैं ई के प्लेस पर ई का मैग्नीट्यूड, बिना एरो के लिख दिया। फिर ds के प्लेस पर फिर ds लिखेंगे, मतलब बिना वेक्टर के तो हम बोलेंगे ds के प्लेस पर ds का मैग्नीट्यूड। अब डॉट हटाया तो लगा दिया cos,
अब cos थीटा लिखते ना, ये थीटा, तो थीटा क्या होता है, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DS, E और DS के बीच में। तो यहाँ पर देखो E और DS के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम इसको क्या कर देंगे, हटा के थीटा ना लिख करके लिखेंगे 0 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, देखो E कांस्टेंट है। अभी चलो उससे पहले एक चीज समझ लो, ऐसे कर लेते हैं, E के प्लेस पर मैंने फिर से E लिख दिया, DS के प्लेस पर DS लिख दिया, और cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है हमारा, मैथ्स में पढ़ा है आपने 1 होगा, तो इतना बचा हमारा। अब क्या करेंगे, इस E को इस इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख देंगे, इसको पहले इस तरीके से लिख देंगे हम, ये हो गया। अब इसको पहले क्यों लिखा समझना, जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन के साइन के इधर लिख दिया है। यानी कि अगर हम इधर लिख देते हैं तो अब हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम दिखा रहे हैं क्यों नहीं करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट क्यों है आप तो समझें। आप P पॉइंट की बात करें ना, हम यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं इस P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। अब आपको लग रहा है मैंने यहाँ E लिख दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं कि E एरो जो जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये जो E वैल्यू है इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन कैसा है ऐसा, इसलिए वहां पे लिख दिया। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। अब इस पूरे स्फीयर में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो हर पॉइंट पे E होगी। क्यों E होगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर होता नहीं होता, कैपिटल R कर दो स्मॉल r कर दो। तो अभी हम इस चार्ज से इस पॉइंट बात करें, इधर 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 कहीं भी बात करेंगे, हर पॉइंट का डिस्टेंस तो R ही है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम। तो इसीलिए हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, इसको हमने पहले लिख दिया। अब अंदर है ds, उसके बाद क्या करा E, ds का इंटीग्रेशन होता है S, ds का इंटीग्रेशन होता है S, ठीक है। अब एक चीज समझना है, S हो गया तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। ds होगा तो S हो जाएगा, dx होता तो x हो जाता, dt होता तो dt हो जाता, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब ये लिमिट जो समझना, ये S लिमिट कैसे लगाया हम लिमिट लगा सकते हैं इसके कि जो स्फीयर है इसका मिनिमम सरफेस एरिया कितना होगा, नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो मिनिमम बोलेंगे, अगर कुछ नहीं है तो 0, तो हमने लिख दिया नीचे 0, और मैक्सिमम कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इस तरीके से। मैंने पहले ही बताया था 0 से 4 पाई r स्क्वायर का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि अगर मैं किसी चीज की लेंथ मेजर करता हूं और मैं कहता हूं, मैं मेजर करके बता रहा हूं, यहां पे पहुंचा, मैंने कहा 10 मीटर यहां दिख रहा है मुझे, तो 10 मीटर का मीनिंग कब होगा, वो 10 मीटर है। अगर वो टेप जिससे मैं मेजर कर रहा हूं वो 10 मीटर, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हुआ तो 10। मान लो उसे 3 मीटर तो चूहे ने काट दिया, तो भाई वो 3 मीटर तो चला गया, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट हो गया, 3 से। अब मैंने मेजर करा, यहां पर आ गया 10, तो मैं कितना बोलूंगा, मैं बोलूंगा 3 to 10, इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई 7, और 0 to 10 बोल दिया तो 100% वो 10 मीटर है। इसी तरीके से 0 नीचे लिमिट लगाया, ऊपर 4 पाई r स्क्वायर, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से 4 पाई r स्क्वायर तक की, ठीक है। दूसरा ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहां पर लिखा है s, यहां पर s लिखा है या यहां पर s लिखा है, आप इस स्टेप के बाद यहां पर ही इस तरीके से ये लिमिट लगा सकते हो। जैसे मैंने तो एज इट इज कर रखा है, जैसे बता देता हूं, जैसे मैंने यहां हटा दूं, मैं यहां पर 0 लिख दूं और यहां पे लिख दूं 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा कर दूं मैं। ऐसा अगर आपने किया तो यहां पर भी करना होगा, यहां पर भी करना होगा, यहां पर भी करना होगा, यहां तो आ ही जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा, आप दोनों मेथड समझ लें, दोनों तरीके से हो सकता है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने इसको यहां हटा दिया, हमने यहां s लिखा है तो हम यहां पर ऐसे ही लिखेंगे। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको सिंपल लगता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर E के प्लेस पर लिख दिया E, S के प्लेस पर अपर लिमिट लगाएंगे 4 पाई r स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाएंगे, जब लिमिट लगाते हैं तो स्क्वायर। अब इधर की बात कर रहे हैं, इधर आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, और अगर आपका मन कर रहा है तो आप अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर स्क्वायर लगाना, यहाँ पर कोई भी चल जाएगा। अब उसके बाद क्या करें, इसके प्लेस पर अपर लिमिट, और इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर, अभी माइनस कहां से है, इसके प्लेस में हमने ये लिखा माइनस फॉर्मूले का है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद क्या करेंगे, हमने E लिख दिया और फिर इसकी जगह क्या कर दिया, इनटू 4 पाई r स्क्वायर,
इतना क्लियर हो गया? ये आ गया आपका। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देना है, यानी कि इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो पहले लिख रखा है, K के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिया, R से R कट गया, तो क्या बचा आगे, आगे आ गया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले थे क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, जो कि फाइनली आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और राइट हैंड साइड आपका ऑलरेडी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, तो क्या हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका गॉस थ्योरम प्रूव हो गया। इट्स ओके, समझ आया, अच्छी बात है।